इस लेक्चर में मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सीवेज ट्रीटमेंट का टॉपिक सलज डाइजेशन के बारे में मैं बात करूंगा। सलज डाइजेशन वे उसके लिए होता है जब हम आपका जो निकला था एसएसटी से, जो आपका निकला था एसएसटी से जो आपका जो सलज निकला था उसमें बायोलॉजिकल मैटर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको इन्वायरमेंट में फेंक देंगे तो न्यूसेंस एंड हजार्ड करेगा, कॉज करेगा इन्वायरमेंट में। तो हमको उसको डिस्पोज अप करने से पहले जो एसएसटी से निकला है सलज, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका डाइजेशन करवाना पड़ेगा ताकि उसका जो भी हो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर हो और जो भी बैक्टीरिया हो डाइजेस्ट हो जाए। तो सलज डाइजेशन में क्या करेंगे, द वेस्ट वाटर स्लज कंसिडर टू हैजार्ड टू इन्वायरमेंट। वो क्या होता है, वेस्ट वाटर जो स्लज निकला है एसएसटी से वो कंसिडरेबल हैजार्डस फॉर इन्वायरमेंट होता है एंड मस्ट बी रिटेन्ड इंटर प्रायर टू डिस्पोजल। उसको क्या करेंगे, उसे रिटेंडेंट करेंगे, इनर्ट करेंगे, उसको डिस्पोजल से पहले उसको रिटेंडेंट टू भी इनर्ट कर देंगे, क्योंकि इनर्ट कर दें ताकि उसका जो डिस्पोजल का साइड इफेक्ट है इन्वायरमेंटल हैजार्डस वाला वो नहीं आए। तो नेक्स्ट क्या, स्लज फ्रॉम द पीएचटी इज कॉल्ड रॉ स्लज। जो आपका जो पीएचटी से जो स्लज निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, रॉ स्लज। और प्राइमरी स्लज उसको या रॉ स्लज बोल दो या तो प्राइमरी स्लज बोल दो। एंड स्लज फ्रॉम द एसएसटी इज कॉल्ड सेकेंडरी स्लज और या बायोलॉजिकल स्लज। यही बात बता रहे थे, जो पीएचटी से स्लज निकल रहा है उसमें पीएचटी में क्या हटा था, ऑर्गेनिक मैटर हटा था। और एसएसटी में क्या हुआ था, आपका जो भी बायोलॉजिकल सलज था वो बॉटम में सेटल हो गया था। तो दोनों में आपका जो है ऑर्गेनिक कंटेंट है, बीओडी कंसंट्रेशन है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है। तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना इनर्ट किए हुए उसको इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं तो आपका इन्वायरमेंट को बैड इफेक्ट डालेगा। तो उसको हम रॉ सलज मोर ऑब्जेक्शनेबल होता है। जो पीएचडी वाला सलज होता है वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल होता है क्योंकि उसमें बीओडी ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत हाई परसेंटेज है। इट कंटेन अबाउट 95% मॉइस्चर एंड एसएसटी कंटेन 96 to 98% मॉइस्चर। अब देखिए कह रहा है जो प्राइमरी पीएचडी से निकला था उसका 95% मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब कि 5% सॉलिड कंटेंट है जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। और इसमें कह रहा है कि जो सेकेंडरी सेडिमेंट एसएसटी से निकला है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसमें 96 to 98% मॉइस्चर है, मतलब कि आपका 2 to 4% इसमें सॉलिड कंटेंट है, तो कम है थोड़ा सा। तो ज़्यादा है आपका ऑब्जेक्शनेबल होगा आपका पीएचडी वाला रॉ सलज, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है ना जी। सलज फ्रॉम द पीएचडी हैज एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर। जो पीएचडी से सलज निकल रहा है उसमें आप बता चुके हैं कि और एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर होता है। असर जो सलज निकल रहा है एसएसटी से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन उसमें बायोमास ज़्यादा है, क्योंकि आपका या तो ट्रिकलिंग फिल्टर से निकल के गया होगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टाइम में, या तो एएसपी से निकल के गया होगा। तो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, और एएसपी में भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो दोनों के बाद ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होकर क्या बदल जाता है, बायोमास में बदल जाता है। बायोमास क्या होता है, आपका एसएसटी में के बॉटम में सेटल हो जाता है जाने के बाद। तो जो बायोमास का होता है एक्सेस, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकलता है उसमें एक्सेसिव बायोमास होता है। सलज डाइजेशन आर सेवरल बोथ रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ द थिकन सलज एंड फर्दर देन रिटेन टू रिमेनिंग सॉलिड टू बी इनर्ट। पहले जो सलज निकला है उसको क्या करेंगे, थिकन करेंगे, जो कि पहले टॉपिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसका वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे बाय रिमूवल ऑफ द वाटर एंड नेक्स्ट टू बी फर्दर उसको क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे, इनर्ट करेंगे रिलेटिवली टू उसको क्या करेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से उसको फ्री करेंगे। डाइजेशन का यही मतलब हुआ, उसका वॉल्यूम को रिडक्स, उसका क्या करना, उसको इनर्ट केमिकली इनर्ट कर देना और क्या करना, उसका पैथोजेनिक जो भी बैक्टीरिया था उसको मार देना, उससे फ्री कर देना।
द गोल कैन बी अचीव बाय एरोबिकली और एनारोबिकली। आपका जो सलाइज का डाइजेशन दो मेथड से होता है, या तो एरोबिकली कर लो या तो अनएरोबिकली कर लो। एरोबिकली और एनारोबिकली पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एरोबिकली डाइजेशन में क्या होता है? Adopted only for biological sludge, does not contain primary sludge। एरोबिक स्लज किसके लिए करेंगे? एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसका सिर्फ करेंगे? जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकलेगा, जो सेकेंडरी स्लज होगा, जो सेकेंडरी स्लज या बायोलॉजिकल स्लज होगा उसका ही करेंगे। पीएचडी वाला का एरोबिक नहीं करेंगे। इट जस्ट एक्सटेंडेड ऑफ द एरोबिक क्या है? जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस। एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं, उसका ही एक्सटेंशन है एरोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस। उसी का एक्सटेंशन वर्जन है आपका, उसी का में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम क्या करते हैं, एरोबिक स्लज डाइजेशन के लिए हम टैंक बनाते हैं। एरोबिक डाइजेशन एज द स्कार्सिटी ऑफ द फूड एंडोजीनियस रेस्पिरेशन विल बी स्टार्ट। अगर एरोबिक डाइजेशन हो रहा है तो उसमें फूड का कमी हो गया तो क्या होगा? एंडोजीनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बैक्टीरिया एक दूसरे को मार के खाने लगेगा। एंडोजीनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है? बैक्टीरिया मरने लगता है और जो भी उसमें कार्बन होगा उसका दूसरे बैक्टीरिया खाने लगेगा, तो फूड ट्रैवल नहीं करेगा तो मरेगा ही ना। तो क्या होगा? आपका एंडोजीनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा एरोबिक डाइजेशन में, अगर फूड का स्कार्सिटी हो जाता है तो। डाइजेशन ऑफ द स्लज contains cell wall and other cell fragment, the process of the energy consumptive। अब कह रहा है कि डाइजेशन अब कह रहे थे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो निकलेगा उसका क्या करेंगे? एरोबिक करेंगे। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में रहता क्या है बेसिकली? कौन सा स्लज रहता है? सेल वाल रहता है। जो भी बैक्टीरिया था वो मर गया था, चाहे जिंदा था, जो भी था उसका सेल वाल होगा। और क्या होगा? सेल फ्रेगमेंट होगा। तो उसमें क्या लगता है? O2 को सप्लाई करना पड़ता है एक्सटर्नल बाई एक्सटर्नल एजेंसी, या तो मैकेनिकल या कुछ लगा के हम करेंगे ऑक्सीजन को सप्लाई एरोबिक में, उसको एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए। तो उसमें ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजप्टिव प्रोसेस हुआ एरोबिक। द स्लज डिवाटर पुअरली। जो आपका जो एरोबिक डाइजेशन में जो स्लज निकलेगा वो क्या होगा? एरोबिक डाइजेशन में जो स्लज निकल रहा है वो क्या करेगा? वो डिवाटर पुअरली होगा। उससे जो सब वाटर निकलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। उससे जो स्लज डिवाटरिंग को कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अनदर नेम इज द कंडीशनिंग ऑफ द स्लज। उससे क्या करता है? पानी निकलना डिफिकल्ट हो जाता है एरोबिक वाला से, एनारोबिक में इजीली हो जाता है डिवाटर। एनारोबिक स्लज होता है जो इजीली डिवाटर हो जाता है, और एरोबिक जो डाइजेस्टर स्लज होता है पुअरली हो जाता है, डिवाटर होने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। नेक्स्ट वन इज द एनारोबिक स्लज डाइजेशन। एनारोबिक स्लज डाइजेशन में क्या होता है? इन द अब्सेंस ऑफ O2, O2 नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, O2 नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो कैरीड आउट फॉर द प्राइमरी स्लज बिकॉज स्लज कंटेंट लार्ज अमाउंट ऑफ द अप लेवल ऑर्गेनिक can be introduced to rapid growth of the biomass and treated aerobically। हम देखिए एरोबिक आपका क्या कह रहा है? इट कैरी आउट द primarily for primary sludge because sludge content large amount of the rapidly available organic। पीएचटी से जो निकलता है उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। तो इंट्रोड्यूस टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द बायोमास ट्रीटेड एरोबिकली। द एनारोबिक प्रोसेस रिड्यूस lesser biomass and primary sludge also for the primary function of the anaerobic digester to convert much of the sludge as the possible, and liquid and gas are produced, and little biomass
ये सब लेक्चर मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो होता है, आपका एरोबिक वाला स्टेबल इंड प्रोडक्ट देता है, एनारोबिक वाला अनस्टेबल देता है। ये सब बातें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस लेसर बायोमास प्रोड्यूस लेसर बायोमास करता है, एंड also the primary function of anaerobic digester to convert the much sludge as possible to liquid and gas। इसमें anaerobic ये सब क्वेश्चन बेसिकली बनता नहीं है यहाँ से। आपका एनारोबिक डाइजेशन में हम पहले ही बता चुके थे कि आपका जो स्लज है वो आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ट टू। इसमें एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है, मेथेन में बन जाता है, CO2 में बन जाता है, CO2 कन्वर्ट हो जाता है, और भी बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, H2S भी बनता है थोड़ा बहुत अमाउंट में। तो आपका ये सब गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉरी CH4 मेथेन था ना, CH4 ये मेथेन बनेगा। तो मेथेन क्या होता है, इसका क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है कि हाई एनर्जी आपका इसके पास क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट यूनिट का प्रोसेस के लिए इस एनर्जी को यूज कर लेंगे हम। तो आपका क्या है, द बेस्ट वाटर कंटेंट वाइडली वेरिड ऑर्गेनिक्स hence required widely variety of organism also। क्या करता है, जो एनारोबिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप का ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक्स होता है। तो उसमें और बहुत सारे वैरायटी का ऑर्गेनिज्म होता है, सब एक प्रकार का थोड़ी होता है, सब अलग अलग प्रकार का होता है। कोई किसी को काजू पसंद है खाना, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को रोटी खाना पसंद है, किसी को दाल खाना पसंद है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वहाँ। इन द सेंस कह रहा हूँ कि मतलब कि अलग अलग टाइप का होते हैं, अलग अलग टाइप का जो ऑर्गेनिक्स भी होता है, फूड भी अलग अलग टाइप का होता है बैक्टीरिया के लिए वेस्ट वाटर में। तो एनारोबिक प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड। जो एनारोबिक प्रोसेस में जो भी आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपका क्लासिफाई हो किस क्या क्या होते हैं, एसिड फॉर्मर होते हैं, मेथेन फॉर्मर। दो टाइप का होता है, एक बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड फॉर्म करता है, और एक अदर क्या करता है, मेथेन फॉर्मर होता है। तो एसिड फॉर्मर क्या होता है, वो क्या करेगा, एसिड बनाएगा। वो क्या करेगा, सीवेज का pH डिक्रीज कर देगा। एसिड बनाएगा तो pH तो डिक्रीज होगा ही ना। दे कंसिस्ट ऑफ द फॉकुलेटिव एंड अनारोबिक होता है। एसिड फॉर्मर जो बैक्टीरिया होता है फॉकुलेटिव और अनारोबिक होता है बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म भी सर्वलाइज द ऑर्गेनिक एसिड थ्रू हाइड्रोलाइसिस एंड द सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म एसिड अल्कोहल एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट। जो भी आपका एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया का आपका मोटा मोटी याद रखेंगे, एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया होगा जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो बैक्टीरिया होगा उसको सिंपलेस्ट मैटर में तोड़ देगा बाय द हाइड्रोलाइसिस मेथड से। आपका उसका जो होगा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको सिंपलेस्ट मेथड सॉल्युबल मैटर में प्रोडक्ट में इन प्रोडक्ट में तोड़ देगा, फर्मेंटेड टू एसिड एंड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा उसको, लोअर मॉलिक्यूलर वेट। देखिए यहाँ पे था CH3 COOH का कंपाउंड था, उसको CO2 और मेथेन में तोड़ दिया। ये सब कर देता है, तो आपका तोड़ देता है एसिड और अल्कोहल में तोड़ देता है। ये तो अलग था मेथड। मेथन फॉर्मर बैक्टीरिया का काम क्या है, ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया है, सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया है मेथन फॉर्मर। ये कन्वर्ट द एसिड, जो आपका एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया है जो एसिड और अल्कोहल का बनाया है उसको क्या कर देता है, convert the acid and alcohol along with the hydrogen and carbon dioxide to methane। जो भी एसिड एंड अल्कोहल था और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड था उसके साथ क्या कन्वर्ट कर दिया, आपका मेथेन फॉर्म कर देता। मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया आपका एक्ट इन रेंज ऑफ 6.5 to 7.5। इम्पोर्टेंट, आपका जो मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया होता है अच्छा से काम करेगा किस रेंज में, pH रेंज में 6.5 से 7.5 के बीच में आपका अच्छा काम करेगा। दे आर द वेरी डेलिकेट, ए शॉक लोडिंग कैन बी डिस्टेरियस टू सच एनारोबिक बैक्टीरिया। शॉक लोडिंग एसिड फॉर्मर
former responds quickly to food supply and hence acidity are increased quickly. Then methane former does not respond quickly and hence pH may be reduced and pH is fall down tolerance limit. तो आपका क्या होता है, आपका अगर आपका शॉक लोडिंग अप्लाई कर देते हो, अगर फूड एक बैक अप्लाई बहुत सारा ज़्यादा कर देते हो फूड का अप्लाई, तो क्या होगा, मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया है जो ज़्यादा सॉरी आपका एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया है जो ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी उसको तोड़ के एसिड और अल्कोहल में बदल देगा। बट आपका जो मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया है वो कामचोर है, तो आपका कामचोर है तो धीरे धीरे काम करता है, तो कामचोर होने के कारण क्या होगा, आपका जो एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया बहुत सारा एसिड अल्कोहल बना देगा, तो आपका पीएच वैल्यू है जो कि डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस टॉलरेबल लिमिट से कम जाएगा, 6.5 से 7.2 कम जाएगा। देन मीथेन फॉर्मर्स बैक्टीरिया ऑफ द मीथेन फॉर्मेशन केस ऑफ द पीएच में भी फॉल देन टॉक्सिक लेवल, तो क्या हो जाएगा, मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया के लिए इस लेवल से अगर नीचे चल गया तो मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। टू कंट्रोल बाय एडिंग द लाइम, अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा गिर गया है टॉलरेबल लिमिट से, तो उसमें क्या करो, लाइम ऐड कर दो, उसमें लाइम ऐड कर दो, लाइम ऐड कर दोगे तो फिर पीएच आ जाएगा अपने लेवल पे, उस हिसाब से डाल दो कि आपका पीएच मेंटेन हो जाए इतना, तो आपका फिर से मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया आपका काम करने लगे। एंड फर्दर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन, क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है वो पढ़ते हैं। मेरिट्स में क्या हो जाएगा, एडवांटेज में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आपका एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी का रिकवरी होता है इन द फॉर्म ऑफ मेथेन, मेथेन के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी रिकवर होता है, क्योंकि मेथेन का आपका क्या होता है 8400 किलो कैलोरी आपका पर केजी आपका होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो आपका एनारोबिकली डाइजेस्टेड स्लज कंटेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो ऑर्गेनिक डाइजेस्टेड आपका स्लज होगा उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो कि हम सीवेज फार्मिंग की तरह यूज कर सकते हैं, उसमें फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, जो इम्प्रूव क्या करेगा, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। पैथोजन इन द स्लज डाई ऑफ द रिलेटिवली लॉन्ग रिटेंशन पीरियड। अब देखिए एनारोबिक डाइजेशन का जो पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इसमें एनारोबिक डाइजेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि ये सब कामचोर है, धीरे धीरे काम करता है इसका तो आपका क्या धीरे धीरे डाइजेशन होता है एनारोबिक में, तो लॉन्ग डिटेंशन पीरियड रहने के कारण पैथोजन बैक्टीरिया है वो आपका कंप्लीटली मर जाता है डाइजेशन के दौरान। डिमेरिट्स क्या क्या हो गया, क्लोज प्रोसेस कंट्रोल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द अपसेट, तो क्या कह रहा है, एनारोबिक कंडीशन में आपको क्लोज कंट्रोल चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल है ना, क्लोज प्रोसेस कंट्रोल मतलब कि है आपको बात देखते रहना होगा, एक आदमी को खड़ा कर दो कि वो देखते रहे मेरा पीएच है जो मेंटेन रहना चाहिए एनारोबिक डाइजेशन में। देख रहे थे मैंने पीएच का कहानी बताया था, अगर मेरा 6.5 से 7.5 से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ पीएच, तो मेरा आपका कौन काम करना बंद कर देगा, आपका मेथेन फॉर्मर काम करना बंद कर देगा, तो आपका इसमें क्लोज कंट्रोल चाहिए। सुपरसेंट लिक्विड एनारोबिक डाइजेस्टर हैज ए हाई O2 डिमांड, हैज बेस्ट बी सेंट टू पीएचटी, जो भी आपका सुपरसेंट लिक्विड रहेगा, जो एनारोबिक डाइजेशन हुआ है, तो डाइजेशन के बाद उससे कुछ लिक्विड निकलेगा, उसको सुपरसेंट लिक्विड कहते हैं, डाइजेशन होगा, सेटल्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे कुछ वाटर निकलेगा, तो उसका जो बीओडी कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही हाई होता है, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पीएचटी के पास भेज देते हैं फिर से ट्रीटमेंट होने के लिए, पीएचटी से फिर वो जाएगा, पीएचटी से ट्रिकलिंग फिल्टर या एएसपी में जाए, फिर से वो ट्रीट हो जाएगा वो वाटर जो स्लज का वाटर था। तो कह रहा था इस सुपरसेंट लिक्विड का क्या होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर हैड अ हाई O2 डिमांड, हैज टू बी सेंट टू पीएचटी। जो एनारोबिक डाइजेस्टर का होता है
सुपरसेंट लिक्विड का वो क्या होता है, सॉरी, जो डिवाटरिंग होता है वेस्ट होता है, क्योंकि आपका जो था एरोबिक वाला का जो क्या था, एनारोबिक सलाइज डिवाटर प्योरली पुअरली होता है डिवाटर, और एनारोबिक वाला जो सलाइज है वो अच्छा सा डिवाटर होगा, जल्दी डिवाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेट नोट से, यहाँ से भी बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है छोटे छोटे एग्जामों में। सुपरसेंट बीओडी आपका सुपरसेंट लिक्विड जो भी होता है एनारोबिक डाइजेशन का आपका इतना लगभग होता है 1500 मिली पर लीटर। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन सुपरसेंट सॉलिड, जो सुपरसेंट सॉलिड होगा उसमें हाई कंसंट्रेशन होगा। तो सुपरसेंट लिक्विड का एक्यूरेटली इतना याद रख लेना, ध्यान में रख लेना, जो एसएसटी से निकलता है उसका हाई बीओडी कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए उसको पीएचडी के पास भेज देते हैं। अब ये है आपका वॉल्यूम, आपका जो डिवाटर हो रहा है उसके बाद कितना वॉल्यूम बच रहा है। तो आपका है मान लो कि इनिशियली वॉल्यूम भी था, और उसमें मान लो कि आपका 100 माइनस इसमें P% ऑफ द वाटर कंटेंट था। अगर आपका वॉल्यूम फिर से निकालने के लिए बोल रहा है V डैश, और आपका वाटर ऑफ द वाटर कंटेंट आपका चेंज हो गया है P1 P डैश, जो भी करो तो आपका वॉल्यूम निकाल सकते हो। मान लो शुरू में आपका वाटर कंटेंट वॉल्यूम भी था, वाटर कंटेंट आपका 90 कितना था, 94%, मान लो 96% वाटर था, और आपका मॉइस्चर कंटेंट अब कितना हो गया है, वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट जो भी बोलो आपका कितना हो गया है, 98% हो गया है। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से V इंटू आपका A2 हो जाएगा इजिकल टू V डैश बाई इंटू 4 A4 हो जाएगा, सॉरी A4 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका V डैश बाई 2 हो जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये क्या दिया है, वॉल्यूम V1 है जो वॉल्यूम ऑफ द स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द P1, वही दे दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, अपना सॉल्व कर लोगे, जिस हिसाब से वॉल्यूम देगा जिस हिसाब से वाटर कंटेंट देगा। स्लज डाइजेशन प्रोसेस, स्लज डाइजेशन प्रोसेस अब क्या क्या होता है, स्लज डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या बेसिकली होता है। ये तो स्लज डाइजेशन तो पढ़ ही लिए हम, दो मेथड से होता है, एक एरोबिक हो सकता है या तो एनारोबिक हो सकता है। अब स्लज डाइजेशन प्रोसेस में उसको स्लज को डाइजेस्ट किस लिए करते हैं, स्लज डाइजेशन एनारोबिकली देन वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्लज रिड्यूस टू 1/3। अगर भी वॉल्यूम लिए होंगे तो एनारोबिक डाइजेस्ट करेंगे तो V/3 वॉल्यूम बचेगा डाइजेस्ट होने के बाद। ये कहानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम बचेगा। स्लज गेट ब्रेक डाउन इनटू डाइजेस्टेड स्लज, सुपरसेंट लिक्विड और गैस। एक डाइजेस्टेड स्लज जो डाइजेस्ट होकर के बच गया, और एक क्या सुपरसेंट लिक्विड जिसका जो एसएसटी से जो कि आप निकला था एनारोबिक डाइजेशन के बाद, जिसको फिर से घुमा के पीएचडी के पास भेज दिए थे, तो उसको वो वाला लिक्विड अगर भी के वॉल्यूम ऑफ द स्लज था तो उसको डाइजेशन होगा तो कुछ सॉलिड डाइजेस्टेड स्लज निकलेगा और कुछ तो उसमें लिक्विड भी निकलेगा। तो लिक्विड को क्या बोल देते हैं, सुपरसेंट लिक्विड। और गैस तो निकल ही रहा है, मेथेन वगैरह, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, H2S वगैरह वगैरह निकल रहा है। अब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि क्या डाइजेस्ट होगा तो कितना अमाउंट होगा बनेगा। अब तो क्या बनेगा, टोटल सॉलिड और कह रहा है कि टोटल सॉलिड ओरिजिनली प्रेजेंट 70% आर वोलेटाइल आर रिमेनिंग 30% फिक्स और इनऑर्गेनिक। जो भी आपका टोटल सॉलिड होगा, मान लीजिए आपका स्लज में आपका जो भी होगा टोटल सॉलिड, वो क्या होगा, दो टाइप का होगा, एक वोलेटाइल होगा, एक नॉन वोलेटाइल होगा। तो नॉन वोलेटाइल को क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक। ये वाला वोलेटाइल वाला ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो आपका कह रहा है कि जो टोटल सॉलिड होगा उसमें 70% वोलेटाइल होगा और 30% होगा जो
इनऑर्गेनिक होता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि बहुत सारे रिसर्च करके आपका ये पता कि लगाया गया है कि बहुत सारा जगह का डाटा लेके टेस्ट किया गया। टेस्ट सैंपल के बाद ये पता चला कि 70% लगभग जो डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है उसमें 70% वोलेटाइल होगा सलज में और 30% इनऑर्गेनिक होगा। द वॉल्यूम ऑफ सलज मेजर बाय द, आपका जो वॉल्यूम आगे पढ़ेंगे जाके, नोट में मेरा दिया हुआ है। द टोटल volatile solid experimentally 65% are reduced to gas। अब देखिए, अब तो 70% volatile था, 70% volatile था, तो उसका सॉलिड 65% क्या होगा, उसका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इन डाइजेशन टाइम। जो भी 70% आपका वोलेटाइल सॉलिड था उसका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल का कुछ नहीं होगा, उसका ना डाइजेशन होगा। इनऑर्गेनिक सॉलिड का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उसको कौन खाएगा, उसमें कार्बन है ही नहीं, कार्बन रहेगा उसको ना खाएगा। तो 70% वोलेटाइल था, उसको क्या किया, 70% वोलेटाइल में 60% को क्या कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया इन डाइजेशन टाइम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड प्रोड्यूस। आपका जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है 0.9 केजी, और 0.9 केजी पर केजी ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड। तो आपका जो वोलेटाइल सॉलिड था कितना था, 0.7, उसमें कितना हो गया था 0.65, 65% क्या हुआ था, गैसेस में बदला था। हाँ, तो उसका 0.9 मीटर क्यूब पर केजी, तो इतना केजी आपका हो गया कि जो गैस में बदल गया, यही ना हुआ। गैस में कौन बदला, वोलेटाइल का 65%। तो फिर 1 केजी अगर गैस में बदलता है तो 0.9 मीटर क्यूब गैस बनाता है। तो आपका 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना मीटर क्यूब आपका आएगा। अगर 1 किलो वोलेटाइल जलेगा, आपका डाइजेस्ट होगा, तो 40 पॉइंट लगभग 41 मीटर क्यूब आपका गैस रिलीज होगा, और 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड। ये शॉर्टकट में हो गया कि दोनों एक ही बात कर रहा है, एक घुमा के कह रहा है, एक डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आपका दे दिया गया डाटा कि 0.6% ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड, वोलेटाइल 0.7% था, और यहाँ पे 0.6% आपका हो गया, तो 42 लगभग आ रहा है। दोनों लगभग सेम ही है, एक ही बात है। दोनों का दो मेथड से जो लिखा गया है वो मेथड अलग है, लिखने का तरीका अलग है, दोनों एक ही है। कैलकुलेट करके फाइनली बोला गया कि 0.6 मीटर क्यूब पर केजी वोलेटाइल सॉलिड आर प्रेजेंट। उस जितना वोलेटाइल सॉलिड, इसको मल्टीप्लाई करो ना, सीधा सीधी बात है। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका 0.6 आएगा। वही बात कर रहा है आपका, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट, और 0.9 केजी मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड टू बी रिड्यूस, जो रिड्यूस हुआ उसका, और प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के बेसिस पे 0.6 मीटर क्यूब पर केजी, और रिड्यूस कितना हुआ, 65% रिड्यूस हुआ ऑलरेडी। द टोटल गैस प्रोड्यूस 65%। अब देखिए, अब टोटल गैस जितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें 65% मेथेन होगा, और 30% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जो टोटल गैस प्रोड्यूस हुआ है 42 मीटर की, उसमें क्या होगा, 65%, 65% क्या होगा, 65% मीथेन होगा, और आपका 30% क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बाकी रिमेनिंग अदर गैसेस होंगे, लाइक H2S, नाइट्रोजन होगा, ये सब गैसेस होंगे। आप इसको कैलकुलेट कर चुके थे, 65% ऑफ द 42 इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कर लोगे। आपको सिर्फ यही याद रखना है, आपको ये आधा डाटा याद रखना है, ये याद रखना है कि 70% वोलेटाइल होता है, 30% नॉन वोलेटाइल होता है। जो वोलेटाइल होगा वही आपका डाइजेस्ट होकर सबका गैस रिलीज करेगा। तो टोटल वोलेटाइल का 65% गैस बन जाएगा, या तो आपका जो गैस बनेगा 65% का, तो आपका जो रिड्यूस जो वॉल्यूम ऑफ द वोलेटाइल हो रहा है उसका क्या होगा,
रिड्यूस का 0.9 मीटर क्यूब पर केजी आपका गैस बनाएगा, और जो आपका प्रेजेंट था वोलेटाइल उसका 60% सॉरी 0.6 मीटर क्यूब पर केजी बनाएगा आपका गैस। जो टोटल गैस बना है उसका 65% मेथेन होगा, 30% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। द हीट कंटेंट बाय मेथेन 8600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। मैंने वहाँ पर बता गलत कर दिया। जो आपका हीट कंटेंट होगा मेथेन का 8600, नॉट इम्पोर्टेड, आज तक तो पूछा नहीं गया है, 8600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। सुपरसेंट लिक्विड हैविंग हाई बीओडी, जो भी सिकरसेंट लिक्विड था उसका 1500 से 3000 होता है बीओडी कंसंट्रेशन। हैज शुड बी रिटेन इन लॉन्ग विद द रॉ स्लज, उसको क्या करते हैं पीएचटी के साथ फिर से भेज देते हैं। CO2 कंटेंट बिलो द 30%, अदरवाइज मिक्सिंग ऑफ द CO2 and CH4 will not बर्तन प्रॉपर्ली, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट। वोलेटाइल सॉलिड को मेजर किस इक्विपमेंट से करते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, मल्क फर्नेस से करेंगे। वोलेटाइल सॉलिड कितना आपके साथ स्लज में है वो किससे मेजर करेंगे, मल्क फर्नेस। मल्क फर्नेस एक इक्विपमेंट होता है उससे मेजर करते हैं।